हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए पर्यावरणीय अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के बेहतरीन 30+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी इन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। और एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर, कल आपके लिए, क्योंकि अब इस परीक्षा में 28 नवंबर को ये परीक्षा है, तो अभी 10 दिन का समय बाकी है। तो आखिरी 10 दिन में आप यूपी टेट के अलग अलग विषयों से कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या अभी ज़्यादा पढ़ेंगे, उनको हम कल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप में से कई सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि पर्यावरण में जो संविधान वाला सेक्शन है उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, तो उसको भी हम सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। और अब से इस वीडियो के बाद में आपको जो है 5 विषयों का जो कंप्लीट 5 मतलब जो आपका 150 अंक का यूपी टेट का मॉडल पेपर हम कल से सॉल्व करेंगे। कल ही स्ट्रैटेजी वीडियो आपको आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? इन्वायरमेंट रेफर्स टू। हमने आपको बताया था जब हम इसको पढ़ा रहे थे पर्यावरण को, कि किसी वस्तु के या किसी जीव के या हमारे चारों ओर उपस्थित सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? पर्यावरण। पहला पॉइंट देखो, इसका पहला ऑप्शन, भूमि, जल, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो हम कह सकते हैं इस धरती पर जो कुछ भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो सब पर्यावरण है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो किसी व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए हैं। भाई, एक व्यक्ति को जिन चीज़ों ने या जिस समय ने घेर रखा है, हमने बताया कि इन्वायरमेंट का मतलब ही क्या होता है? चारों ओर से घिरे होना या चारों ओर से घिर लेना। ठीक है, तो एक व्यक्ति के चारों ओर कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकती है, पानी हो सकता है, मिट्टी, बर्तन, कुछ भी, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो एक इंसान को चारों ओर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो एक ही समय बिंदु पर व्यक्ति को घेरे हुए हैं। तो ये भी डेफिनेशन सपोर्ट करती है किसको? पर्यावरण को। अगला देखें, भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है। इसको समझा देते हैं अभी क्या है ये। देखो, यहाँ एक शब्द है जैविकीय। जैविकीय जहाँ पर होता है, इसका मतलब है कि यहाँ जीवों से संबंधित है, यानी जीव की बात कर रहा है। तो इस धरती पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं प्राकृतिक रूप से या मैनमेड आप कह सकते हैं, मानव निर्मित, वो सभी मिलकर के एक पर्यावरण का निर्माण कर लेती हैं। उसमें कुछ सजीव होती हैं, कुछ निर्जीव होती हैं। जो निर्जीव होती हैं उनको फिजिकल कंपोनेंट्स में रखा जाता है, और साथ ही जो जैविकीय होती हैं, मतलब जो सजीव होती हैं, वो जैविकीय होती हैं। और इन सजीवों के ही होते हैं क्या? सांस्कृतिक या कल्चरल एलिमेंट्स। तो आप जानते हैं जो मनुष्य है, जो जैव जीव होते हैं, वो परस्पर इन निर्जीवों के कांटेक्ट में रहते हैं, इनका यूज़ करते हैं, यानी परस्पर अंतःक्रियाएं करते हैं, इनके साथ एक रिलेशन है, एक संबंध है। क्या किसी निर्जीव वस्तु के बिना हमारे कार्य हो सकते हैं? नहीं। जैसे एक बुक है, आपको किताब पढ़नी है, एक मोबाइल है, ये निर्जीव है, इनके बिना तो कोई चीज़ें पॉसिबल है नहीं अभी, यानी इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर टच में है, एक तरीके से अंतःक्रियाएं कर रहे हैं हम इनके साथ में, अंतर संबंधित है। तो ये इसका मतलब है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये सपोर्ट कर रहे हैं आपके किसको? पर्यावरण की डेफिनेशन को। ठीक है, तो ये क्या है? इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी। पहले वाले प्रश्न को कुछ इस तरह से भी पूछा हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में ये बार बार रिपीट भी होते हैं और अलग तरह से फ्रेम करके पूछे जाते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? एनवायरमेंट कंपोजिट ऑफ। तो हमने अभी बताया पर्यावरण क्या है? सजीवों और निर्जीवों के संयोग को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। अब पर्यावरण में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सजीव भी मौजूद होते हैं, निर्जीव भी मौजूद होते हैं। सजीवों को हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और निर्जीव को हम बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इन्हीं को, सजीव को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन में टेक्निकल नाम देंगे इसको, बायोटिक फैक्टर। फैक्टर मतलब भाग या एक हिस्सा। तो सजीव क्या है भाई? हमने कहा इन्वायरमेंट क्या है? सजीवों और निर्जीवों का योग है पृथ्वी पर, या वो सारी वस्तुएं जो किसी व्यक्ति को,
चारों ओर से घेरे हुए होती हैं। तो उसको तो चारों ओर से घिरे हुए सजीव भी होते हैं, निर्जीव भी घेरते हैं उसको। तो एक तरीके से क्या हो गया, तो बायोटिक फैक्टर, जो बायोटिक फैक्टर है हम किसको बोलते हैं, सजीवों को बोलते हैं। और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर, अजैव घटक। किसके किसके घटक, पर्यावरण के घटक, मतलब हिस्से यानी पार्ट्स। तो एक इंसान यानी हम लोग भी पर्यावरण का एक घटक हैं। हम कौन सा घटक हैं, हम जैविक घटक हैं, यानी सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब इसमें अबायोटिक फैक्टर में ही कोर, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी नॉन लिविंग में। जैसे अगर हम देखें जो नदियाँ, तालाब, पर्वत हैं, ये क्या हैं, ये भी निर्जीव ही हैं। लेकिन इनको हम कहाँ रखते हैं, भू आकृतिक घटकों में, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में। तो ये क्या है, निर्जीव का ही हिस्सा है, यानी ये भी, ये सब क्या है, ये इन सभी से मिलकर जो है पर्यावरण का निर्माण होता है, पर्यावरण बनता है। तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे ऐसे ही पूछता है, इनमें से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, इनमें से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक है। ऐसे करके प्रश्न भी आए हैं आपकी परीक्षाओं में। सवाल अगला, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब आपको बताना है क्या है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किसे कहा जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से मतलब होता है जो रिसोर्सेज, जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं, अगर हम उनका दोहन करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो इससे संसाधनों में कमी आती है, उनमें नुकसान होता है या उनका विनाश भी होता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए जंगल है, प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने हमें दिए, जंगलों को काट रहे हैं हम। जंगलों को काटने का मतलब है एक तरीके से हमने क्या कर दिया, उस प्राकृतिक संसाधन का विनाश कर दिया, उसमें कमी कर दी। और जंगल कट जाएंगे तो आपको पता है कितने सारे नुकसान होंगे। एक तो जो जानवर वहाँ रहते हैं वो सारे जानवर मर जाएंगे, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी उस जंगल में ही है, उनका जीवन। दूसरा, पर्यावरण में असंतुलन, इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। यानी एक तरीके से जो पर्यावरण के गुण हैं उनको पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यानी नीचे लेकर के आने से मतलब होता है इसमें, ठीक है, पर्यावरण गुणों का कम होना, ठीक है। ये वाला पहला स्टेटमेंट सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना एक एग्जांपल है। समझ सकते हैं, कोई रिवर है, रिवर के ऊपर, रिवर के पानी को हमें यूज़ करना है तो हम उस पर डैम बना देते हैं। डैम बनाकर उसके पानी को हम नहरों के थ्रू जहाँ ज़रूरत होती है पानी की वहाँ पहुँचाते हैं, या इससे बिजली बना लेते हैं। और ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के कारण परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी इससे जो है असंतुलन भी पैदा होता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों के ज़्यादा मात्रा में और असीमित रूप से अगर हम उनका क्षरण करते रहेंगे, उनको ख़त्म करते रहेंगे धीरे धीरे अपने फ़ायदे के लिए, तो इससे पर्यावरण को जो क्षति होती है वही क्या कहलाती है, अपकर्ष। और ये तीनों पॉइंट्स ही क्या हैं, तीनों पॉइंट पर्यावरण अपकर्ष का एग्जाम्पल है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सवाल का जो थीम है वो बिल्कुल अलग होता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसमें पर्यावरण शब्द जो दिया गया है इसका मतलब ये नहीं कि पर्यावरण के फील्ड में ये दिया जाता है, इसको दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है ये। तो इसका आंसर बी होगा। और सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की गई थी वर्ष 1993 में। तो ये जो पुरस्कार है ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ को दिए जाते हैं जो नई तरह की प्रौद्योगिकी को डेवलप करते हैं, नए तरह के एक तरीके से रिसर्चेस वगैरह करते रहते हैं, और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो है पर्यावरण प्रदूषण में जो है एक तरीके से जो कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी रोकथाम के लिए, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी प्रौद्योगिकी यूज़ की जाती है जिन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उस टेक्नोलॉजी के लिए उस इंडस्ट्री को दिए जाते हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है, जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये किस लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार है तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा, इन्वायरमेंट इम्यूनिटी के लिए किए गए कार्यों को, जो पर्यावरण प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं ऐसे कार्य जिनके द्वारा किए गए हैं उन्हीं को दिया जाता है। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम
ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको दिया जाता है। शुरू किया गया था वर्ष 1987 में। शुरुआत या शुरू हुए। नेक्स्ट देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो होते हैं, भारत में कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे उत्पाद बिकते हैं जिन्हें हम खरीदते भी हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट भारत में जो बने हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में भारतीय उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को क्षति ना पहुंचाते हों, उनके लिए ये इको मार्क दिया जाता है। तो जो सवाल है वो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो होते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण, यानी हमारे इन्वायरमेंट को जो क्षति नहीं पहुंचाएंगे, यानी वो मित्र होंगे इन्वायरमेंट के। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं किसमें इको मार्क उन पर लगा मिलेगा। इको मार्क इस जैसे प्रमाण कौन देता है? ये देता है भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन, इसको कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया था? पिछले ही सवाल को रिवर्स कर दिया है बस। जी हाँ, जो पर्यावरण अनुकूल मतलब जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, यानी पर्यावरण के मित्र होते हैं एक तरीके से, उनको, उन प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कथन है इसका, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। अगर बात करें प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, ये बात सही है। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो क्रियाएं होती हैं इंसानों की, वही क्या करती है, इस पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करती हैं, या उत्तरदायी होती हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही हुए यहाँ पर। पोल्यूशन में अगर हम देखें तो मेन रीज़न मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, जैसे औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, बहुत सारे गैसेस निकलती हैं, ठीक है, हार्मफुल होती हैं जो। और जैसे वनों को हम काट देते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हम करते हैं, सब वो इंसानी रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादातर, मैक्सिमम, मुख्यतः। ठीक, तो मानव क्रियाएं, इसका कारण अगर देखो, ये तो ठीक है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, हाँ ये भी सही है, लेकिन ये पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1991 में, 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो 1991 में शुरू किया गया था। तो ये वर्ल्ड बैंक का ही एक प्रोग्राम था। अब इसके थ्रू जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इसके थ्रू ये संस्था क्या करती है, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, पैसों की कमी है, उस अर्थव्यवस्था बेकार है किसी देश की, तो ऐसे देशों को जो एक तरीके से अनुदान देती है ये। और ये मेनली जो फोकस करती है ये 6 क्षेत्रों पर कार्य करती है, जिसमें जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, भूमि अवक्रमण आता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल, ओजोन परत का ह्रास और बेहतर रासायनिक प्रबंधन, ये सब इसमें शामिल है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ट्रॉपिकल सवाना या उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेशों में। इस तरह के इस प्रदेशों में, इस क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के, या कह सकते हैं जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, इसमें हर तरह के जानवर मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। ये प्रश्न पहले पूछा हुआ है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन फॉर्म होता है। देखिए, जो इसमें शैवाल और जो कवक हैं, यानी एल्गी और जो फंजाई हैं दोनों, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये जो एल्गी है, एल्गी क्या करता है, एल्गी इस फंजाई को न्यूट्रिशन यानी भोजन उपलब्ध कराता है, और फंजाई क्या करता है इसके बदले में, फंजाई एल्गी को क्या करेगा, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये फूड देगा इसको, और ये क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, एक दूसरे का काम दोनों से होता है, यानी अंतर्संबंधित है ये, मतलब ऐसा बंधन जिसमें दोनों प्रजातियां जो है लाभान्वित होती हैं। तो यहीं पर जो लाइकेन में जो कवक होते हैं,
कवक को जो है शैवाल सुरक्षा प्रदान करता है और शैवाल क्या करता है, इसको भोजन उपलब्ध कराता है। इसको हम बोलते हैं सहजीविता या म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन बी। और ये याद रखिएगा, लाइकेन कहाँ मिलेंगे आपको? लाइकेन वहीं मिलेंगे जहाँ पर एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण नहीं होगा। मान लिए कहीं पर लाइकेन्स पाए जाते हैं और कुछ दिन बाद वो लाइकेन मर जाते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वहाँ के एयर में पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं। इन्हीं को लाइकेन को इसीलिए बोला जाता है, लाइकेन्स क्या कहलाते हैं? ये इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। समझ आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? कोरल रीफ नहीं पाई जाती हैं, कौन सी जगह है? भारत में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती हैं, लक्षद्वीप में भी और अंडमान में भी। और जो कैम्बे की खाड़ी है ना, इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, बाकी तीनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक एग्जाम्पल है? इस क्वेश्चन को आज हमने ही किया है पिछले प्रैक्टिस सेट में। आंख बंद करके अब कर देंगे। जो आपकी फसली भूमियाँ होती हैं, जो क्रॉप लैंड होते हैं, वो क्या है? मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक बायोम। नेक्स्ट देखिए, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं? तो इनमें इंटरमीडियरीज कौन होते हैं बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट में, बहुत सिंपल है। सवाल नंबर नेक्स्ट, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती? अगर हम किसी निश्चित एरिया पर देखें, पर्टिकुलर एरिया पर, तो वहाँ पर प्राणियों की या मानव की अधिकतम संख्या जो वहाँ के पर्यावरण, जिसे वहाँ का पर्यावरण समर्थन कर सकता है, तो यानी वहाँ की कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता को दर्शाती है क्या? ये टर्म किसको? जो पर्यावरण समर्थन है। ये जो डेफिनेशन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, ये कहलाती है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ये इसी को बोलेंगे वहन क्षमता। अगला क्वेश्चन है जीव मंडल या जैव मंडल। तो जो बायोस्फीयर होते हैं या जैव मंडल, ये क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जितने भी जीव हैं और उनके आसपास जितना भी पर्यावरण है, यानी सजीव और निर्जीव जो भी मौजूद हैं, इन जीवों के आपस में जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, ये मिलकर जैव मंडल बना लेते हैं। द ह्यूमन है, जो मानव है, वो किससे मिलकर के बना है? उसकी बॉडी जो है हमारी, वो सेल्स से मिलकर के बनी है, कोशिकाओं से मिलकर। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं यानी सेल्स मिलकर के क्या किसका निर्माण करती हैं? ये एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यू का, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, एक अंग का। और बहुत सारे अंग मिलकर जब एक मैकेनिज्म में आते हैं तो वो किसी जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो यानी इसको हम क्या कहेंगे? ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक। एक जीव का निर्माण कर लिया, बहुत सारे जीव मिलकर क्या करेंगे? जनसंख्या बनाएंगे, पॉपुलेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन तैयार करेंगे और इन पॉपुलेशन जब हम देखेंगे तो बहुत सारी पॉपुलेशन को जब हम कवर करते हैं, देखते हैं, तो क्या है? कंबाइंडली हम बोलते हैं बहुत सारी पॉपुलेशन को, कम्युनिटी में डिवाइड करते हैं इसको, या कम्युनिटी बोल देंगे इसको। उसके बाद बहुत सारे समुदाय मिलकर के क्या फॉर्म कर लेंगे? इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये एक सीक्वेंस है जो परीक्षा में आपकी पूछा जाता है और इस पर ये प्रश्न है। तो ये क्या है? जीव मंडल या जैव मंडल या बायोस्फीयर संगठन के अलग अलग स्तर होते हैं। इसमें आप देखो कहाँ से शुरू किया गया है। तो देखो, जो जैव मंडल है या पारिस्थितिकी तंत्र है, वो सबसे लास्ट में आ रहा है इसमें, या उससे भी लास्ट में जीव मंडल आ रहा है। तो ये है, अगर हम देखें इसको, जीव मंडल से पहले पारिस्थितिकी तंत्र, उससे पहले क्या है? जनसंख्या, और उससे पहले जीव। अगर यहाँ बीच में यहाँ कम्युनिटी को मिस किया है तो लेकिन आ सीक्वेंस में ही रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर करेंगे हम डी। तो यानी जीव था हमारे, यहाँ से चलाई जीव से क्या बनी? जनसंख्या, जनसंख्या से बनी कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी ने मिलकर बनाया इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम ने मिलकर बनाया जीव मंडल को। जो जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, इसकी संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है? इसको याद रखिएगा, जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर की जो संरचनात्मक इकाई है उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम। इसमें देखिए अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक का जैविक संगठन है? ये हमने अभी देखा है। इसमें देखिए जनसंख्या आएगी, उसके बाद समुदाय यानी पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम के बाद में भूदृश्य, ठीक है।
ये सिंपल। अगला देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। सोलर एनर्जी, या ऑप्शन में आपको सन मिल सकता है, सूर्य। ठीक है, तो ये क्या है इसका प्रेरक बल। क्यों है भाई इसका प्रेरक बल? क्योंकि इसी से, सनलाइट से, सोलर एनर्जी से ही इनिशिएट होती है हमारी पृथ्वी पर सारी क्रियाएं। वो कैसे? हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर सनलाइट पड़ती है और सनलाइट की वजह से जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट अपने लिए भोजन बनाते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। इस पृथ्वी पर अस्तित्व हमारा ऑक्सीजन से है। ऑक्सीजन कैसे बनी? पौधे से। पौधे से क्यों बनी? क्योंकि सनलाइट पड़ी। सनलाइट के बिना तो ऑक्सीजन का निर्माण कर ही नहीं सकते। पौधे अपने लिए भी खाना नहीं बना सकते, तो खुद भी ग्रोथ कर रहे हैं और हम लोगों के लिए भी सहायक हैं। तो इस तरह से इनिशिएट जो कर रहा है यहाँ पर प्रेरक बल, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स कौन ड्राइव कर रहा है? हमारे पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम है, पूरे पृथ्वी पर अलग अलग जितने भी इकोसिस्टम है, जितने भी जीव हैं, वो सब क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से ही चल रहे हैं। ठीक है, उनका, हमारा सबका, हम सबका, इवन हमारा भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो सोलर एनर्जी है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ये होते हैं मरीन, ये होता है मरीन या महासागरीय, मरीन या महासागरीय जो आपके इकोसिस्टम होते हैं वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है वो बताना है आपको। तो इसमें देखिए जो पारितंत्र क्या होता है, पहला दे रखा है एक दूसरे से अनोन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। यहाँ जीवों के बारे में केवल बात की गई है, जबकि जीव और उसके आसपास का जो पर्यावरण है, निर्जीव भी शामिल होते हैं उसमें। तो ये खाली जीवों के बारे में बात कर रहा है, ये तो सही नहीं है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी का वो भाग, वो हिस्सा जहाँ सजीव आवासित हैं, तो ये भी गलत है। जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं, ये बात सही है। तो जो जीव हैं, जीवों का समुदाय, ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं जीव पृथ्वी पर, और बोल दिया है साथ ही एक टर्म में डिफाइन कर दिया, उसके साथ जिस पर्यावरण में वो रहते हैं, पर्यावरण में वो भी शामिल हो गए, निर्जीव और सजीव, यानी सब कुछ शामिल हो गया इसमें। ठीक है, इसमें कुछ छूटा ही नहीं है, तो ये ज़्यादा सूटेबल है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल सारे पूछे हुए हैं आपकी परीक्षा में। पारितंत्र शब्द को सबसे पहले 1935 में किसके द्वारा यूज़ किया गया था? इस शब्द का इस्तेमाल किया था A.G. टेंसले ने, A.G. टेंसले। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देखो, ये अजैविक और अजैविक दोनों तरह के घटक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, स्वयं की उत्पादकता इसके अंदर होती है। ये एक बंद तंत्र होता है, ये बात गलत है क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम है। इट्स अ नेचुरल रिसोर्सेज, ये प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल। जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? पृथ्वी पर हमारे लिए, अभी हमने ड्राइविंग फोर्स की बात की, ऊर्जा की शुरुआत कहाँ से होती है? सूर्य के प्रकाश से होती है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जीवन ही खत्म है अगर सनलाइट ना मिले हमें। पारिस्थितिकी क्या होती है? इकोलॉजी टेक्स अकाउंट, इकोलॉजी को बताना क्या है? तो इकोलॉजी को अगर हम समझें, ये ऑर्गेनिज्म और उसके पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध को ही हम उसकी स्टडी को, अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ये अभी हमने डिस्कस किया है, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो उसका पर्यावरण होगा। ठीक है, जो जीव और उसका वातावरण है, उसका अध्ययन जब हम करते हैं वो तो पारिस्थितिकी कहलाता है। इसी सवाल को हमने तीन तरह से किया और ये तीनों तरीक़ों से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। पारिस्थितिकी वो विज्ञान है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? अब यहाँ कुछ और जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड कर दिए, तो जाहिर है कि ये इन्वायरमेंट का ही अध्ययन है, जीवों का इन्वायरमेंट के साथ में जो अध्ययन है वो किया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय घटक नहीं है। यहाँ किसका? देखिए, इकोसिस्टम का बताना है, बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक जिनमें जीवन होता है, प्लांट में जीवन है, जीवाणु में जीवन है, वायु में जीवन है। तो इसमें ये बोला है ये तो जीवीय घटक हैं, बोला नहीं है, कौन सा नहीं है? वो एयर नहीं है। एयर क्या है? ये इसका फिजिकल कंपोनेंट है, इसका अबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी का, इस शब्द का पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? ये थे अर्नीज नेस ने किया था
ये थे अर्नीज नेस, ये ARNIES है। पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारी पृथ्वी पर कौन सा है? ऑप्शन सब अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन का भी आंसर अब आप लोग कर सकते हैं, तो इसका भी कमेंट में जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसको हम कर ही चुके हैं। ये पैडी फील्ड होते हैं आपके, धान का खेत या कोई भी खेत जो होगा वो क्या आएगा? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव के द्वारा रूपांतरित होती है? देखिए, यानी आर्टिफिशियल के बारे में ही पूछ रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है, कृषि भूमि जो है वो क्या है? वो पारिस्थितिकी तंत्र मानव के द्वारा तैयार किया हुआ है। तो देख लीजिए इस ऑप्शन को कैसे बदल बदल के पूछता है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? इसको याद रखिएगा नंबर को। अभी तक भारत में वर्ष 2000 अगस्त 2021 तक भारत में कुल जो वेटलैंड्स हैं या रामसर साइट्स हैं वो कितनी हैं? 46 हैं, 46 हैं। इंडिया नाउ हैज़ 46 रामसर साइट्स, ठीक है। 4 नई ऐड की गई थी अभी। अब इसमें जो है हमें अभी ये बताना है कि इनमें से कौन सी है कि नहीं है। तो देखिए, ये अगर इसमें हम बात करें 42 में, तो चिल्का लेक, लोकटक लेक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील, ये चारों को जो है, ये चारों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। ऑल, इसका आंसर होगा ऑल, ठीक है। सवाल अगला देखेंगे, रामसर सम्मेलन किस संरक्षण से संबंधित था? रामसर संरक्षण, ये क्वेश्चन पिछले वाले से बिल्कुल लिंक्ड है एकदम, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। देखो, आपसे जो भी PDFs आएंगे आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, चाहे अभी मिले चाहे थोड़ा सा लेट मिले। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा आज से वीडियोस के, ठीक है। तो उनको डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो ईरान के रामसर, और आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो ईरान का जो एक यहाँ पर क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक सिटी है, शहर है, जिसे हम रामसर के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर वेटलैंड्स जो होती हैं हमारी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, जिसे हम रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस समझौते पर भारत ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे, 1 फरवरी 1982 को किए थे। तो इसी के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों में अगर मिलाकर के देखें तो 46 रामसर साइट्स हैं टोटल। और यही 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी क्या है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये भी आपको याद हो गया। तो इसका आंसर कर लोगे अभी, नम भूमि, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? जो राजस्थान की सांभर लेक है, इसको शामिल किया गया है इसमें। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन सा ट्री ऐसा है जो इको फ्रेंडली नहीं है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? यूकेलिप्टस, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये पेड़ जब लगाते हैं हम तो ये इसकी क्षमता पानी सोखने की मिट्टी से बहुत ज़्यादा होती है। तो आसपास की जो क्षेत्र होगा इसके, यूकेलिप्टस का, इस सफ़ेदे का, इसका नाम कहीं कहीं पर आपको लोकल लैंग्वेज में मिलता है सफ़ेदा, या कुछ जहाँ भी जैसे बोलेंगे, लिप्टस का पेड़। तो आसपास की मिट्टी में ये जितना भी पानी होता है, नमी होती है, उसको सोख लेता है, अब्जॉर्ब करने की पानी को क्षमता ज़्यादा होती है इसके। तो आसपास में जो भी अगर कुछ फसल वगैरह होगी तो वहाँ प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका मित्र नहीं माना जाता वृक्षों का, पारिस्थितिकी का मित्र नहीं माना जाता वृक्षों में यूकेलिप्टस के पेड़ को। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। सी है, ये है अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेजन जो वर्षा वन है, ये विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले ही पैदा करते हैं। ये वन 20% ऑक्सीजन अकेले ही पैदा करते हैं। जब भाई इतनी बड़ी मात्रा में ये ऑक्सीजन विश्व की रिलीज़ करेंगे तो जाहिर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। प्लांट ही तो हैं, वनों का मतलब क्या है? प्लांट्स का ग्रुप है, पेड़ पौधों का समूह है। समूह है तो क्या है? अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इसको, और क्या चाहिए? धूप चाहिए, यानी सनलाइट चाहिए, ठीक। तो इसको एब्जॉर्ब भी तो करेगा। इसलिए इन जो वन है ये अमेजन वर्षा वन, इनको हम कार्बन सिंक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखें, किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? इनमें से क्या करेंगे हम? इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म हो जाएगा। देखो, जो वन होते हैं, जब वनों को हम काटते हैं, पेड़ों के काटने से, कटिंग, ठीक है, पेड़ों को काटने से पारिस्थितिकी संतुलन का जो है एक तरीके से इम्बैलेंस होता है, वो बिगड़ जाता है।
जैसे सामाजिक वानिकी या वनरोपण या ये सब तो हेल्प करते हैं इसके संतुलन को बनाने में। कटिंग ऑफ वुड्स या लकड़ी काटना या पेड़ों को काटना, ये ऑप्शन में ज़्यादा बेटर है, पेड़ों को काटना। ठीक है। पारिस्थितिकी स्थायी मित्र व्ययिता है, ये आंदोलन किस आंदोलन का ये नारा था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आ सकता है। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन का ये नारा था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो पारिस्थितिकी जो है स्थायी मित्र व्ययिता है, ये चिपको आंदोलन का नारा है। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी इकोसिस्टम के अंदर अगर हम देखें, किसी इकोसिस्टम, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अगर ग्रेजुअली इंक्रीमेंट है, यानी लगातार बढ़ोतरी हो रही है किसकी? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उनकी प्रचुर मात्रा में वो बढ़ रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको।